तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा है, एटॉमिसिटी के बारे में पता करना है। हमने एवोगैड्रो लॉ तक पढ़ लिया था, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन molecule of a substance is called atomicity। मतलब किसी भी सब्सटेंस के एक मोलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? एटोमिसिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है O2, इसकी एटोमिसिटी है भाई 2, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसी प्रकार से अगर ओजोन होता तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, तो इसकी एटोमिसिटी क्या है? 3। वाटर है H2O, इसकी एटोमिसिटी भी कितनी है? 3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एटोमिसिटी भी कितनी है? 3, क्योंकि इसमें एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। ग्लूकोज C6H12O6, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई भाई? 12 और 6 18, 18 और 6 24, तो ये हो गई भाई 24 हो गई, क्योंकि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये होगी एटोमिसिटी, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास। देखो भाई क्या होता है, तो पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। मोलिकुलर मास के बारे में तो आपको पता है कि भाई कोई भी मोलिक्यूल है उसका मास जो आप होता है, ठीक है, उसको आप मोलिकुलर मास कहते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे ऑक्सीजन का मास बताओ, O2 एक मोलिक्यूल है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना है? 32। यूनिट क्या होती है? U, यूनिफाइड मास, या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये 9th क्लास में आए थे। अगर ध्यान नहीं है तो इसके टॉपिक के बाद हम एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास को पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वेपर डेंसिटी को डिफाइन करोगे। पहले वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब क्या है? किसी भी गैस की डेंसिटी को अगर आप डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से डिवाइड करते हो तो वो उस गैस की वेपर डेंसिटी आ जाती है, ठीक है। तो किसी भी गैस का अगर जिक्र हो रहा हो कहीं पे और उसकी वेपर डेंसिटी को आपने डिफाइन करना है, तो हम क्या कहेंगे भाई? इस गैस की जो डेंसिटी आपको गिवन है उसको हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वेपर डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी क्या हो गई भाई? डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो किसी भी गैस की वॉल्यूम डेंसिटी को आप हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो ये वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, या आप लिख दो यहाँ पे ए गैस, कोई भी गैस जो आपने कंसिडर कर रखी है उसकी क्या आ जाएगी? ये वेपर डेंसिटी आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं? देखो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी को यहाँ पे क्या डिफाइन किया हमने? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मैं क्या लिख रहा हूं? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे में वॉल्यूम। तो जो 2 गैसेज आपने ले रखी हैं, एक कोई भी गैस है और एक हाइड्रोजन गैस, उन दोनों की वॉल्यूम आपने क्या ले ली? सेम। अगर वॉल्यूम यहाँ से सेम ले लोगे तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ? डेंसिटी कोई भी गैस थी, मास बटे में वॉल्यूम आएगा,
और इसके नीचे क्या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये बड़ा लगा देता हूँ तो डेंसिटी क्या आएगी, फिर दोबारा से मास बटे में वॉल्यूम आएगा। कोई भी गैस हो mg मान लो और जो हाइड्रोजन है उसका mh मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट क्या है वॉल्यूम की, सेम ली है। इस जो कोई भी गैस ली थी उसकी कोई भी अमाउंट ले ली, सर्टेन अमाउंट, लेकिन हाइड्रोजन की भी उतनी ही अमाउंट लो जितनी अमाउंट उस गैस की आपने कंसिडर की है, ताकि वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाए। तो बचे क्या, सिर्फ मास ऑफ दिस गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मास ऑफ n molecules of a gas divided by mass of n molecules of हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों लिखा मैंने, हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ा है इससे लास्ट लेक्चर में। वो क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इन दोनों गैसेज की ऊपर वाली और नीचे वाली जो गैस आपने कंसिडर की है इनकी वॉल्यूम बराबर है तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, बराबर। अब हमें अमाउंट नहीं पता कितने मॉलिक्यूल होंगे तो हमने क्या ले लिया, n मॉलिक्यूल ले लिए दोनों के, ठीक है। अब अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो आप लिखना चाहो कि भाई मान लो इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल, इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल, तो दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मॉलिक्यूल बचेंगे कितने, एक एक। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस, जो भी गैस आपने कंसिडर कर रखी है उसके एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब एक मॉलिक्यूल कोई भी गैस है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है किसी भी गैस का, उसका अगर मास लेओगे आप तो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा उस गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया आपने, ठीक है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 16 2 जा 32, ये टोटल कितना हो गया 44 ग्राम, अगर आप ग्राम यूनिट ले रहे हो तो। और अगर एसआई यूनिट लेनी है तो एटॉमिक मास के लिए यू होती है यूनिट, यूनिफाइड मास या एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ हमारे पास, यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ऊपर आपने लिख रखा है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस, तो मैथमेटिकली किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा उस गैस के। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल H2 है, इसका मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन एटम का एक होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 2, मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो गया 2। इधर आप क्या लेके चल रहे थे भाई, वेपर डेंसिटी लेके चल रहे थे, तो ये रिलेशन आ गई वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में, ठीक है। तो किसी भी आगे जब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के अंदर वेपर डेंसिटी दे रखी है और मॉलिक्यूलर मास यूज करना है तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो भी इस रिलेशन का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ सिंपल, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2 और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई वेपर डेंसिटी। ये रिलेशन हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास एटॉमिक मास। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करोगे जो कि अब मोल कंसेप्ट के बाद शुरू होने वाला है, तो उसमें तो सिर्फ डाटा यूज होने वाला है कि कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है। इस प्रकार से जो डाटा है आपको सिर्फ वो यूज होने वाला है जो कि 9th और 10th क्लास में आपने लगभग जितने भी एलिमेंट्स यूज होंगे उनका एटॉमिक मास पढ़ा है, ओके। लेकिन अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो एटॉमिक मास की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो हमने स्टैंडर्ड ले रखा है, उसके कंपैरिजन में या उसके रिलेशन में हम एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे। कार्बन 12 आइसोटोप है, मतलब कि
हम किसी भी एलिमेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एलिमेंट हो गया कोई भी, ठीक है, इसका जेड एटॉमिक नंबर हो गया और ए इसका मास नंबर या एटॉमिक मास हो गया। तो हम कार्बन को ऐसे लिखेंगे, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और इसका मास नंबर कितना है 12। ये वाला आइसोटोप जो है जिसका कि मास नंबर कितना है या एटॉमिक मास कितना है 12, उसको आपने स्टैंडर्ड ले रखा है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गई ये कार्बन 12 आइसोटोप की हो गई। तो अब आप एटॉमिक मास को डिफाइन करोगे, किस प्रकार से करोगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का कोई एटम है, आप यूँ कहेंगे कि एटम का जो कोई भी एलिमेंट है उसका एक एटम है, उसके ऊपर आप एटॉमिक मास को डिफाइन कर रहे हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स the atom is heavier than 1/12 of atom of carbon 12 taken as 12 AMU और 12U लिखते हैं हम। चलो, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम बिल्कुल सिंपली रिलेट करते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। पहली बात, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस डेफिनेशन को भूल जाएं, हमें क्या पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ठीक है, ओके। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इस कार्बन का 1/12 हिस्सा लो, मतलब 12 का 1/12 हिस्सा कितना हुआ 12, सॉरी 1, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 का 1/12 हिस्सा क्या हुआ 1 हो गया, ठीक है। अब आप बताओ ऑक्सीजन जो एटम है वो इस 1 से कितने गुना भारी है। ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, 1 से कितने गुना भारी है 16 टाइम्स, साफ दिख रहा है 16 गुना भारी है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को आप इस डेफिनेशन पे अप्लाई करोगे। देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ तक तो इसको ऐसे ही नॉर्मल से लिख रखे कि किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास आप डिफाइन करोगे, वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द एटम इज हैवियर, नंबर ऑफ टाइम्स द एटम इज हैवियर। जिस एटम का आप एटॉमिक मास लिखना चाह रहे हो या डिफाइन करना चाह रहे हो, उस एटम का जो वेट है वो कितने गुना भारी होना चाहिए। नंबर ऑफ टाइम्स द एटम इज हैवियर, कितने गुना भारी होना चाहिए, 1/12 ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 विच इज टेकन एज 12 AMU या 12U। मतलब कार्बन जो 12 आइसोटोप है उसका मास हमने 12 ले रखा है, कार्बन 12 टेकन एज 12 AMU 12 ले रखा है, और इस 12 से, ठीक है, इस 12वें का हिस्सा भी कितना लेना आपने 1/12 ऑफ द एटम। मतलब कि जो कार्बन 12 है जिसका मास आपने 12 ले रखा है उसका 1/12 हिस्सा निकाल लो, वो कितना हो गया 1। अब इस 1 से कोई भी एटम कितने गुना भारी है वो उसका क्या हो जाएगा एटॉमिक मास हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ सोडियम का मास 23 होता है, इसका मतलब क्या है सोडियम 23 गुना भारी है, किससे 1/12 ऑफ कार्बन 12 से 23 गुना भारी है। अगर देखा जाए लॉजिकली तो जो एटॉमिक मास डिफाइन कर रखा है उतना ही मास आपने लेना है, लेकिन बस फ़र्क क्या हो गया हमारे पास, फ़र्क ये हो गया कि आपने ये जो चीज़ है ये ज़्यादा एक्सप्लेन करनी है। 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12 का मतलब क्या है कि 1/12 हिस्सा 12 का, और 12 क्या है कार्बन का एटॉमिक मास। जैसा कि हमने पहले कहा कि कार्बन 12 को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, समझ में आ गया। तो जो भी एटॉमिक मासेस आपको याद कर रखे हैं वो सारे के सारे 1/12 ऑफ कार्बन 12 का उससे उतने गुना भारी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राम एटॉमिक मास। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है भाई,
जो भी मासेज आपने पढ़े हैं वो सभी मासेज को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो, कहने का मतलब एटॉमिक मास रिटन और एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम, और डिफ्रेंशिएट करना एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज इक्वल टू 32 U या फिर 32 AMU। ठीक है, अब ये AMU क्या होता है, AMU इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास यूनिट, और U क्या होता है, यूनिफाइड मास। हम क्या कहते हैं, जो कार्बन 12 वाला स्केल है उसको नाम आपने दे दिया यूनिफाइड स्केल, मतलब इसको सारी परमिशंस दी गई हैं, ये स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया है, इसलिए हम यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं या फिर एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं। AMU और U का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी एक बात है, क्या बात है कि जो कार्बन 12 है उसका 1/12 हिस्सा कर लो। ठीक है, और जो एटॉमिक मास है उसको अगर उससे गुणा करके देखोगे तो वही सेम आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो एक बार फिर दोबारा से कोई दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, हम सल्फर का लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 होता है भाई। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ कि 32 जो है वो 1 से कितने गुना भारी है, 1 गुणा में 32 बराबर 32, मतलब ये कितने गुना भारी है, 32 टाइम्स ही भारी है, साफ दिख रहा है। बस आपने अब ये देखना है कि ये 1 कैसे आया, ये 1 कैसे आया, 1/12 गुणा में 32, मतलब इस 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1/12 गुणा में 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो है तो 1 ही। ठीक है, अब इसको आपने कैसे बोलना है, इसको आपने बोलना है ऐसे, 1/12 ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 AMU, कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा, और कार्बन 12 का मास कितना ले रखा आपने, 12 ले रखा है। समझ आ रही है बात, तो 1/12 इंटू में 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/12 ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 AMU, और इससे कितने गुना भारी है, 32, जो कि लिख रखा है नंबर ऑफ टाइम्स द एटम इज हैवियर, कितने गुना भारी है एटम, 32 गुना भारी है, तो सल्फर का मास कितना हो गया भाई, 32 हो गया। तो ये था एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद है मोलिकुलर मास। मैंने एटॉमिक मास को रब नहीं किया क्योंकि अब इसी डेफिनेशन से हम मोलिकुलर मास की डेफिनेशन को याद कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल एटम की जगह पे मोलिक्यूल आ जाएगा, एलिमेंट की जगह पे कंपाउंड आ जाएगा, और कोई चेंजमेंट नहीं है। देखो मैं लिख रहा हूँ मोलिकुलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल किसका होगा, कंपाउंड का, ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज इक्वल टू number of times the molecule is heavier than 1/12 of atom of carbon 12 taken as 12 AMU या 12 U। बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन है, कोई चेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम लिखा था, ऑफ एन एलिमेंट लिखा था, बस यहाँ पे फ़र्क क्या हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल हो गया और ऑफ ए कंपाउंड हो गया, और कोई चेंजमेंट नहीं है। उसके बाद बिल्कुल सेम है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 तो एक एटम ही है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं आएगा, यहाँ पे एटम ही रहेगा। इसके 1/12 हिस्से से कोई मॉलिक्यूल कितना भारी है वो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे मोलिकुलर मास को, कैलकुलेशन के लिए आपको वही एटॉमिक मास याद होने चाहिए, और फिर उनको बिल्कुल सिंपल सा है, देखो कैसे करोगे, CO2 है, इसका आपने मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, कार्बन का 12, 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कर दो भाई, 12 + 32 इज इक्वल टू 44, ये हम करके आए हैं, ये हमें पता है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, सुक्रोज, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12
H22O11 आपने ये कैलकुलेट करना है भाई, 12 कार्बन है और एक कार्बन का कितना होता है, 12 ही होता है, प्लस में 22 ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एक होता है, प्लस में 11 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अब इसको टोटल करो, 12 12 144 प्लस में 22 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 176। इनको ऐड कर दो, 6 और 2 8 और 4 12, 1 7 और 2 9, 1 10 और 4 14, 1 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 342। अगर यूनिट लिखते हो यहाँ पे क्या आएगा, AMU या फिर U लिखो आप, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, ठीक है। 342 हो गया। अब यहाँ पे भी सेम मोलिकुलर मास को अगर आप ग्राम मोलिकुलर मास डिफाइन करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, जो मास आपने लिखा है एटॉमिक मोलिकुलर मास उसी को आपने ग्राम में एक्सप्रेस करना है। जैसे मैं कहूँ कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मोलिकुलर मास बताऊँ तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम। शुगर का ग्राम मोलिकुलर मास बताओ तो ग्राम मोलिकुलर मास शुगर का कितना हो जाएगा 342 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास।